बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम डील करेंगे साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेज। अच्छा, साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेज ना तो साइटोप्लाज्म में के बारे में ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये हमारे पास कॉमन कंपोनेंट है किसका। साइटोप्लाज्म बेसिकली कॉमन कंपोनेंट है हमारे पास प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का, जो हमारे पास यहाँ पे मेंशन है। और साथ में ये याद रखना है कि ये एक रीजन है साइटोप्लाज्म बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान। जो मेजर डिफरेंस होता है ना साइटोप्लाज्म का प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में, वो बेसिकली एक तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेज जो होते हैं इसकी बुनियाद पे होता है, और दूसरा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ साइटोस्केलेटन जो हमारे पास है उसकी बुनियाद पे होता है। तो मैंने जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे साइटोप्लाज्म में, वो यही है कि जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वह उनमें हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेज और साइटोस्केलेटन यानी प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेज नहीं होते हैं। अच्छा, तो फिजियो-केमिकल नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि ये साइटोज़ोल और साइटोजेल की डेफिनेशन ना, ये थोड़ी मतलब बंदे को कन्फ्यूज़ करती है बाज़ औक़ात के। साइटोजेल और साइटोज़ोल जो है ना, ये एमसीक्यूज़ में बाज़ औक़ात आ जाती है। साइटोज़ोल कौन-सा रीजन होता है और साइटोजेल कौन-सा रीजन होता है, ये एमसीक्यूज़ भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसके जो ख़ास तौर आपको चाहिए कि जब आप एमडीकेट की तैयारी कर रहे हो तो साथ में जब आप यानी कि ना टेक्स्ट तो रीड करते हो, साथ में आप एमसीक्यूज़ वो देखो जो पेपर्स में आते हैं, यानी कि एमडीकेट में जो चाहे यूएचएस का पेपर हो या शहीद जुल्फ़िकार का हो या मतलब किसी भी मतलब मेनली जो पंजाब के स्टूडेंट है वो यूएचएस को फॉलो करें। तो उसकी पेपर्स को लाज़मी रीड किया करो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एमसीक्यूज़ किस तरह से आते हैं। अब इसको देखो, फिज़ियो-केमिकल नेचर ऑफ साइटोप्लाज़्म है ना, इसमें हमारे पास मतलब जो एक ट्रू सॉल्यूशन बनता है और एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है। जो 90% होता है ना वो वाटर होता है इसमें, और कुछ जो बाकी रह जाता है 10% वो हमारे पास यानी कि सॉल्यूशंस बना लेते हैं। जैसे हमने कहा स्मॉल जो आइंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो हमारे पास यानी कि ट्रू सॉल्यूशन को बनाते हैं। और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास सच एज़ जो है हमारे पास यानी कि स्मॉल सम ऑफ दीज आइन आर आइंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जैसे सच एज़ हमारे पास शुगर, साल्ट, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, वो हमारे पास क्या बनाते हैं, एक ट्रू सॉल्यूशन को बनाते हैं। जो अदर है यानी लार्ज मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन्स हैं हमारे पास, ये हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशंस को बनाते हैं। अब साइटो जो प्लाज्म है इसकी दो रीजन होती हैं। एक वो रीजन जो हमारे पास न्यूक्लियस की तरफ होता है उस वो लेस विस्कस होता है और इसको साइटोज़ोल कहते हैं, ये याद रखना है। साइटोज़ोल और हमारे पास साइटोज़ोल और साइटोजेल आपने लाज़मी याद रखनी है। ये एमसीक्यूज़ में पूछे। साइटोज़ोल वो रीजन है जो क्या है हमारे पास टुवर्ड्स द न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के करीब होता है और लेस विस्कस होता है, और ये इनर पोर्शन है साइटोप्लाज्म का। जबकि दूसरा पेरिफेरल रीजन में होता है और वो साइटोप्लाज्म वो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब होता है, और ये इसको साइटोजेल कहते हैं। ये दोनों रीजन एमसीक्यूज़ में इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि जो साइटोप्लाज्म में एक मूवमेंट होती है, सर्कुलर स्ट्रीमिंग मूवमेंट हमें ऑब्जर्व मतलब होती है। वो क्यों होती है? वो हमारे पास जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं इनको भी हम आगे चल के डिटेल से मतलब इनको देखेंगे। वो जो मतलब हमारे पास यानी कि जो मूवमेंट है ना उसको वो किसकी वजह से होती है, वो माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से होती है, और ये साइटोस्केलेटन की एक टाइप है। अच्छा, इस मूवमेंट को हम साइकोलाइसिस कहते हैं, जो कि ये इसका इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल कंटेंट जो सेल के अंदर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल कंटेंट्स इन साइटोप्लाज्म। जो सेल के अंदर कंटेंट्स है ना उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। कौन करता है? माइक्रोफिलामेंट्स करते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स को हम आगे मज़ीद यानी डिटेल से डील करेंगे। और यहाँ पे साइटोज़ोल, साइटोजेल, आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखनी चाहिए, और बायोलॉजी के लिए बुक को रीड करें और बुक के लेक्चर्स बार-बार देखें ताकि आपकी रिवीजन मैक्सिमम हो सके। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास मतलब जो फंक्शन है साइटोप्लाज्म की, एक मेटाबॉलिक है और एक स्टोरेज रोल है। अब मेटाबॉलिक में आपने याद रखना है जितनी भी रिएक्शंस होते हैं, जैसे हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस है और प्रोटीन सिंथेसिस है, ये सारे रिएक्शन कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो साइटोप्लाज्म एक साइट है किसका? केमिकल रिएक्शंस का। प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है इसको हम ट्रांसलेशन भी कहते हैं, इसको हम डील करेंगे राइबोसोम्स के टॉपिक में। और साइटोजेल जो होता है ना हमारे पास बेसिकली, अच्छा ये जो रिएक्शंस होते हैं ना ये साइटोज़ोल रीजन में होते हैं। किस रीजन में होते हैं? साइटोज़ोल रीजन में। लेकिन जो साइटोजेल है ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये स्टोरेज ऑफ यूज़फुल कंपाउंड्स के लिए है, यानी कि इसमें स्टोरेज होती है किसकी? यूज़फुल कंपाउंड्स की। और वेस्ट भी होते हैं जो कि एलिमिनेट होते हैं फ्रॉम द सेल टाइम टू टाइम। तो ये अपने याद रखनी चीज़ें।
अब यहाँ पे ना सेल ऑर्गेनेज है। तो यूकेरियोटिक सेल में हमारे पास हाईली ऑर्गेनाइज्ड डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनेज का नाम देते हैं। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो चैप्टर नंबर 1 है ये वाला, इसमें से एटलीस्ट नम्स के पेपर में तो मोस्टली 10 टू जो 2022 का पेपर था उसमें एटलीस्ट 7 एमसीक्यूज आए थे। उनको भी मैं मतलब डिस्कस करूँगा जो आए थे। पहले चैप्टर्स को इंशाल्लाह करेंगे अच्छे से, उसके बाद मैं इनके एमसीक्यूज को भी डिस्कस करूँगा। तो जो ऑर्गेनेज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या आपने करना है वो सारे जो पॉइंट्स मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। और आपने डायग्राम्स को भी स्पेशली देखना होता है कि डायग्राम्स इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, ये पुरानी बुक में एक और डेफिनेशन लिखी थी सेल इंक्लूजन्स की ना, वो चीज़ें होती हैं सेल इंक्लूजन, मतलब सेल इंक्लूजन और सेल ऑर्गेनेज होते हैं वो हमारे पास यानी कि एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सेल होते हैं जो 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 जिसके डिफरेंट यानी सेल के अंदर फंक्शंस होते हैं। लेकिन जो सेल इंक्लूजन होती है वो हमारे पास यानी कि स्टोरेज होती है यानी कि वेस्ट कंपाउंड्स की, और वो इम्पोर्टेंट है, वो पूछी जाती है। उसमें जो हमारे पास पिगमेंट्स होते हैं ये आ जाते हैं सेल इंक्लूजन की एग्जांपल्स में। तो इसको भी आपने देख लेना है। अच्छा, जो ऑर्गेनेज इन साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में डील करने हैं, सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डील करना है, फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स को, फिर लाइसोसोम्स को, फिर पेरोक्सिसोम्स को। ये सारे ऑर्गेनेज यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको डायग्राम से नज़र आ रहा होगा। ये इंटरकनेक्टिंग ये देख रहे हो, ये नेटवर्क है एलिंगुएटेड क्लोज्ड सैक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली हमारे पास क्या है, इंटर कनेक्टिंग नेटवर्क ऑफ एलोंगेटेड क्लोज सैक एसिड। अच्छा, इसकी लोकेशन, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले ये याद रखना है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल होता है, और ये दोनों यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में मतलब प्रेजेंट होता है। ये दो बातें होगी। और साथ में ये याद रखना है कि इसकी जो एक्सटेंशन है वो हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये देख रहे हैं आप, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक आपके पास क्या होता है, मतलब इन्हीं के स्प्रेड हुआ होता है। दो टाइप्स हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारे पास। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको हम इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहे होंगे। ये देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें छोटे राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स स्मॉल यानी कि ग्रेनुलर शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो ट्रांसलेशन करता है। क्या करता है? ट्रांसलेशन क्या होती है? प्रोटीन सिंथेसिस होती है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसलेशन क्यों करता है? इसकी रीज़न यही है कि इसके ऊपर इसके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि राइबोसोम्स को हम हमारे पास प्रोटीन फैक्ट्री का नाम दिया जाता है। इसको मैं आगे आपको हाईलाइट भी करके दूंगा, और साथ में आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो इनडायरेक्टली ये देखो ना, आपसे पूछा जा सकता है ट्रांसलेशन किसका फंक्शन है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनका एक कॉमन फंक्शन है, ये दोनों मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल को प्रोवाइड करते हैं, और ये इनका कॉमन फंक्शन है, ये याद रखना है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो हमारे पास ये याद रखना है आपने, इसमें कोई राइबोसोम नहीं होती, इसलिए ये इसकी अपीयरेंस क्या होती है, स्मूथ होती है अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अच्छा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो फंक्शन याद रखना है वो ट्रांसलेशन का फंक्शन याद रखना है, और दूसरा कौन सा फंक्शन याद रखना है, वो हमारे पास है मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो फंक्शन है ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें से भी एमसीक्यूज में, यूएचएस के पेपर में भी एमसीक्यूज आए हैं। किस तरह के आए थे वो भी मैं आपको, आपके पास इस तरह का क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपके पास ये जो फंक्शन है पहले उनको देख लेते हैं। ये मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को करता है, हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन इसका फंक्शन है। ये इस तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके जहन में चाहिए। मेटाबॉलिज्म हो गया, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स हो गया, जो कहाँ पे होती है, स्पेशली लीवर के सेल में होता है। और ये हमारे पास बहुत सारे जो लिपिड्स होते हैं ना, उनकी फॉर्मेशन भी करते हैं, जैसे फास्फोलिपिड है हमारे पास, और स्टेरॉइड टेक प्लेस इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसमें कैल्शियम की भी स्टोरेज होती है, जिसको हम मसल कॉन्ट्रैक्शन के चैप्टर में डील करेंगे सेकेंड ईयर में। अ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है कैल्शियम इसका, जो यानी कि स्टोर करना। ये कब रिलीज़ करता है, जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल होनी होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आप ये रखना है, ये ट्रांसपोर्ट करता है उन प्रोडक्ट्स को विद इन सेल और आउट ऑफ द सेल। अब यहाँ पे आपके पास ना सॉरी, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है, प्रोटीन्स जो बनती है ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, उसको गोल्जी कम्प्लेक्स से कौन लेके जाता है, एसईआर। और गोल्जी कम्प्लेक्स में फिर उसकी मॉडिफिकेशन, तो वो सारी मॉडिफिकेशन कहाँ पे होती है, वो गोल्जी कम्प्लेक्स में होती है, और उसको भी हम डील करेंगे। उसको हम मतलब जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन भी उसे कहते हैं। और आपके पास ये याद रखनी चाहिए, उसमें जो मतलब मॉडिफिकेशंस होती हैं गोल्जी कम्प्लेक्स में, और इससे क्या बनते हैं, ग्लाइकोलिपिड बनते हैं। वो सारी हम इंशाल्लाह जब गोल्जी कम्प्लेक्स का टॉपिक है उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जैसे मैंने कहा ना कि ये हमारे पास
ऑयल्स, फास्फोलिपिड और स्टेरॉइड जो टेक प्लेस होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उनको मतलब यानी कि आपके पास मतलब उनके फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। आपको ये भी याद रखना चाहिए, आपसे ये एमसीक्यूज़ में एक दफ़ा आया था कि जो हमारे पास यानी सेक्स हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सीटोसिन है, ये है सॉरी ऑक्सीटोसिन नहीं, जो प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, और ये जो स्टेरॉइड इन नेचर हार्मोन्स होते हैं, जैसे हमने कहा ना ये स्टेरॉइड्स बनाते हैं, तो बाज़ औक़ात ये आता है कि ये हार्मोन किससे निकलता है, किससे ओरिजिनेट होता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हार्मोन्स भी इससे मतलब बनते हैं। हार्मोन्स के चैप्टर में हम देखेंगे, जो एंडोक्राइन सिस्टम का चैप्टर है उसमें हार्मोन्स कौन से स्टेरॉइड इन नेचर होते हैं, तो वहाँ पे ये वर्ड मैं आपको दोबारा बताऊँगा। लेकिन ये अपने ये अभी याद रखना है कि स्टेरॉइड जो नेचर हार्मोन होते हैं वो हमारे पास कौन बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। ये आपको याद रखना चाहिए, मतलब रहना चाहिए आपको ये पॉइंट के हार्मोन्स भी इससे प्रोड्यूस होते हैं, और ये कुछ फंक्शंस थे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैंने डिस्कस किए। आप इसकी डायग्राम्स भी आपने देखना है, जो हमारे पास यानी कि राइबोसोम्स, जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ये RER है, और जो बाकी जिसमें राइबोसोम्स नहीं है ये SER है। बाज़ औक़ात इस तरह से भी आता है कि लेबलिंग मतलब डायग्राम किया जाती है। तो इस तरह से ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए, और इसमें आपने ये लाज़मी याद रखना है कि ये दोनों में होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में कॉमन कंपोनेंट है हमारे पास। अच्छा, जैसे मैंने कहा ना कि हमारे पास ये कैल्शियम आयंस को स्टोर करता है, तो अगर कैल्शियम आयन मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंडायरेक्टली इसमें रोल प्ले करता है। आपको पता है कैल्शियम जब ट्रोपोनिन सी के साथ मतलब कंबाइन होता है तो उससे हमारे पास ट्रोपोमायोसिन हट जाता है, और जो मायोसिन फिलामेंट होता है उसको आगे हम डील करेंगे। इसमें भी आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नहीं रोल होता है। और आपने एक और टर्म याद रखनी है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज़ में आता है। ये क्या है, इसमें सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो सेल्स है उसमें स्केलेटल मसल सेल्स, वहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा यानी अबंडेंटली प्रेजेंट होता है। स्मूथ एंडोप्ला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, अबंडेंटली वहाँ पे प्रेजेंट होता है। वहाँ पे उसको क्या नाम दिया जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया जाता है। तो ये टर्म्स भी आपको इम्पोर्टेंट आपको याद रखनी चाहिए। इसके बाद हम डील करेंगे इस टॉपिक को, राइबोसोम्स को। तो राइबोसोम्स के बारे में जो आपको पहली बात याद रखनी चाहिए वो ये कि राइबोसोम हमारे पास दोनों में होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में होता है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। राइबोसोम्स जो थे ना, इनको हम हमारे पास यानी कि ये हमारे पास क्या होते हैं रफली, ये जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है इनको आपने याद रखना है। जैसे ये हमारे पास क्या होते हैं बेसिकली, रफली स्फेरिकल और ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, और नॉन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये हमारे पास नॉन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये आपको याद रखनी चाहिए कि फर्स्ट ऑब्जर्व यूजिंग डेंस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए इसको डिस्कवर किया गया था। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में होते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें ये हमारे पास ATS होता है, और जो कि प्रोकैरियोटिक में हमारे पास ये 70S का होता है। राइबोसोम्स हमारे पास नॉन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मेंशन है। और अच्छा, ये भी आपको याद रखना चाहिए कि राइबोसोम्स जो होते हैं ना, इनको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं, और क्योंकि ये RNA से मिलके बनते हैं और प्रोटीन से मिलके बनते हैं ना, तो इसलिए इनको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। और इनकी अगर रेशो की बात की जाए RNA और प्रोटीन की, तो ये 1:1 भी होती है, और 50:50 ये भी MCQs में आता है। 1:1 जो है ना, यानी कि 50-50 प्रेजेंट होते हैं। और राइबोसोम्स आपको पता होना चाहिए कहाँ पे बनते हैं, न्यूक्लियोलस में बनते हैं। न्यूक्लियोलस आपको पता है कि एक नॉन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। हमारे पास एक मतलब जो है ना वो और राइबोसोम्स जो होते हैं हमारे पास कहाँ पे होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में। अगर मैं आपको बस बात करूँ तो अच्छा, राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इनका नाम राइबोसोम्स जो है हमारे पास, राइबोसोम्स को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, जबकि न्यूक्लियोलस को कहते हैं, न्यूक्लियोलस जो है हमारे पास, जो कि न्यूक्लियस के अंदर यानी कि नॉन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स होता है, ये इसको हम राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। और इंजन ऑफ सेल भी राइबोसोम को कहा जाता है, ये आपको याद रखना चाहिए। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं हमारे पास, मैंने पहले बात की कि यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स कहाँ पे होते हैं, या तो RER के साथ अटैच होते हैं, या फ्रीली डिस्पर्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, ये आपको याद रखने चाहिए। और ये ATS होते हैं। और राइबोसोम जो होते हैं हमारे पास, जो यूकैरियोटिक सेल्स है ना, इन यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास एक
क्लोरोप्लास्ट है और एक साथ में माइटोकॉन्ड्रिया। ये याद रखने की बात है कि यहाँ पे 70s कि क्या होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक इन नेचर होते हैं। ये चीज़ हमें बताती है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, इसको भी मैं बताऊंगा आगे चल के डिस्कस करेंगे। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं ना, इसकी दो सब यूनिट्स होते हैं, एक 60s का होता है, एक 40s का होता है, यानी कि लार्जर सब यूनिट 60s और स्मॉलर 40s का। अच्छा, ये जब कंबाइन होते हैं तो इन ओवरऑल इनका 80s मतलब एस क्या चीज़ है, बेसिकली ये फेडबर्ग यूनिट है, ये सेडिमेंटेशन रेट को डिटरमाइन करता है। उसके बाद मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है और ये आपके पास पेपर में, मैं आपके पास खुद आपको बताऊंगा कि जो अटैचमेंट होती है ना, ये देखिए ये बुक की लाइंस है, ये कौन कंट्रोल करता है, मैग्नीशियम आयंस कंट्रोल करता है। ये जो दो अटैचमेंट है ना इनकी, यहाँ पे ये जो अटैचमेंट है इनको मैग्नीशियम आयंस कंट्रोल करता है। और ये एमसीक्यूज़ में आया था कि कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल है इनकी 200 यूनिट्स की अटैचमेंट की। तो ये बुक की एमसीक्यूज़ है, तो बुक की लाइंस हैं, यानी कि अगर आपने अच्छे से रीड किया और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया हो तो आपको ये आ जाएगा। और ये आपको याद रखना चाहिए कि हमारे पास जो राइबोसोम यानी कि जब राइबोसोम हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन का नाम भी दिया जाता है। अच्छा, समटाइम्स ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है जब, तो सेवरल राइबोसोम्स अटैच टू वन मैसेंजर आरएनए, ये जैसे आपको नज़र आ रहा है क्या, सेवरल राइबोसोम्स एक ही मैसेंजर आरएनए पे अटैच हैं। इस स्ट्रक्चर को पॉलीसोम भी कहते हैं और पॉलीराइबोसोम भी कहते हैं। इसका क्या फ़ायदा है, इसका ये फ़ायदा है कि इसमें इस तरह से सेवरल कॉपीज़ जो होती है ना सेम पॉलीपेप्टाइड की, कैन बी प्रोड्यूस इन अ वेरी लेस टाइम। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है राइबोसोम्स के। राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, इंजन ऑफ सेल भी कहा जाता है, और साथ में न्यूक्लियोलस में ये हमारे पास बनते हैं और ये न्यूक्लियर पोर के ज़रिए साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स थे किसके बारे में, राइबोसोम्स के बारे में। तो ये हमने डील किया राइबोसोम्स को। गोल्जी कम्प्लेक्स हमारे पास क्या चीज़ है, बेसिकली गोल्जी कम्प्लेक्स को डिक्टोयोसोम्स कहते हैं प्लांट में, ये आपको याद रखना चाहिए। बाकी जो ऑर्गेनेल गोल्जी कम्प्लेक्स ये और लाइसोसोम्स और साथ में पैराक्सिसोम और ग्लाइसोसोम, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू सो मच। और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।